हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है जीके क्लास में। आज करेंगे हम हरियाणा जीके और हरियाणा जीके की हमारी आज की फर्स्ट क्लास रहेगी। सारे क्वेश्चन विद डिटेल एमसीक्यू 25 क्वेश्चन कम से कम समय में कोशिश रहेगी मेरी करवाने की। तो वीडियो में बस आप अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। स्वागत है सभी का। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो हरियाणा का कौन सा जिला था जहाँ पर सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में जो है सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी। और यह ऐसा स्थान है जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। किसने? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। जहाँ पर मुझे लगेगा कि लिखने की नीड है तो मैं ज़रूर लिखूंगी। मैंने यहाँ पर साइड में नोट्स लगा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो ऐसा ग्रंथ कौन सा है जिसमें रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर रहेगा नकुल दिग्विजय। नकुल दिग्विजय। नकुल दिग्विजय ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। याद एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो करनाल जो शहर है ये है महाभारत से संबंध रखने वाला। हरियाणा में जो करनाल शहर है ये महाभारत कर्ण से संबंध रखने वाला है। और माना जाता है इस शहर की स्थापना किसने की थी? राजा कर्ण ने। ये माना जाता है कि राजा कर्ण ने ये जो करनाल शहर है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? जो योद्धे काल था उस समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय हरियाणा को जाना जाता था बहुधान्यक। बहुधान्यक जो है हरियाणा को जाना जाता था। योद्धे काल में हरियाणा को बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। और बहुधान्यक का अर्थ क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका अर्थ है अत्यधिक, अत्यधिक समृद्ध भूमि। अत्यधिक समृद्ध भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिला है? तो संगीत के कौन से स्वर? 7 स्वर। कौन कौन से होते हैं 7 स्वर? तो 7 स्वर होते हैं, वो भी मैं साथ साथ बता दे रही हूँ। तो 7 स्वर हिंदी में संगीत के होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये 7 स्वर होते हैं। कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। 7 स्वर होते हैं। इनका उल्लेख जो है कहाँ पर मिला? अग्रोह, अग्रोह, अग्रोहा में मिला। तो अग्रोहा से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शक्तिशाली, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो ये जो वर्धन वंश है इसका जो उदय है हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? सोचिए आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा थानेसर। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में थानेश्वर में हुआ था। और शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय थानेश्वर, वर्तमान में जो थानेश्वर है इस थानेश्वर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर रहेगा क्या रहेगा? वर्तमान में थानेश्वर को
कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? कुरुक्षेत्र। और यह प्रभाकर वर्धन और उसके पुत्र हर्षवर्धन की राजधानी थी। यह जो राजधानी थी थानेसर, यह राजधानी थी, एक राजधानी। और किसकी राजधानी थी ये भी आपको याद रखना है। प्रभाकर वर्धन तथा उसके पुत्र हर्षवर्धन। ये प्रभाकर वर्धन का पुत्र था हर्षवर्धन। इनकी राजधानी थी थानेसर। ये आगे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट होके चलेंगे क्वेश्चन, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से देखने हैं सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में कौन था? ह्वेनसांग था चीनी यात्री द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? तो इसमें कौन से नगर की चर्चा की गई है ये भी आपको याद रखना है। ये आएगा थानेश्वर। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की गरिमा की तथा शक्ति की चर्चा की गई? तो जो थानेश्वर है, इस नगर की चर्चा इन्होंने अपनी पुस्तक में की थी और उसने थानेश्वर की समृद्धि और हर्षवर्धन के शासन का विस्तृत वर्णन किया था। जो थानेश्वर है इसे ही थानेसर भी बोलते हैं, थानेसर। तो थानेसर की तथा हर्षवर्धन की, किसकी? हर्षवर्धन की, इनकी गरिमा की चर्चा इन्होंने अपने लेख में की थी। यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन रह गया है, तो ये भी देख लेते हैं। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो देखो इंटर रिलेट हो गया, हर्षवर्धन आपको फटाफट से पता लग जाएगा आंसर का। और जो ये हर्षवर्धन थे ये कौन सी शताब्दी में थे? तो ये 7वीं शताब्दी ईसा में उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर इन्होंने शासन किया था। उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से पर इन्होंने राज किया था हर्षवर्धन ने। और यह प्रसिद्ध थानेसर नामक नगर के प्रमुख राजा थे और थानेसर इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल बेरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब। अब देखो यहाँ पर ये पुस्तक का नाम आ गया, ये लिखने वाले का नाम आ गया, दोनों ही आपको याद रखने हैं। ऐसे पूछा जा सकता है किताब उल हिंद किसने लिखी? अल बेरूनी, यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। या फिर अल बेरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम दे देंगे और ये आपको उनमें से नाम ढूंढना होगा, किताब उल हिंद। तो दोनों ही नाम याद रखने हैं। अल बेरूनी की जो पुस्तक थी किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का प्रमुख केंद्र बताया? तो किस स्थान को हिंदुओं का प्रमुख केंद्र बताया? वैसे तो इनमें से जो है आंसर हमारा थानेसर रहेगा। अल बेरूनी की प्राचीन पुस्तक में किताब उल हिंद में थानेसर को हिंदुओं का प्रमुख केंद्र बताया, लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन में थानेसर नहीं है तो कुरुक्षेत्र रहेगा। कुरुक्षेत्र इसका आंसर रहेगा। ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुरुक्षेत्र का नाम पहले आता है। अल बेरूनी ने कुरुक्षेत्र को हिंदुओं का प्रमुख केंद्र बताया था। नेक्स्ट क्या है? करनाल का युद्ध किस ईस्वी में हुआ? तो जो करनाल का युद्ध हुआ था वो 1739 में हुआ था। 1739 में हुआ था करनाल का युद्ध। और किसके बीच में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ये करनाल का युद्ध हुआ था ये मुगल बादशाह किस किस के बीच हुआ था ये भी मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, करनाल का युद्ध। अब हम लिखने जा रहे हैं करनाल का युद्ध। ये कब हुआ था? 1739 में। और किसके बीच हुआ था?
ये भी आपको याद रखना है। मुगल बादशाह मुहम्मद शाह और फारसी, कौन से? फारसी शासक नादिर शाह के बीच में हुआ था, जिसमें जो विजय हुआ था वो हुआ था विजय नादिर शाह विजय हुआ था। ये याद रखना है। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में। कब हुआ था? 1739 में। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और फारसी शासक, एक मुगल था एक फारसी था। फारसी शासक कौन था? नादिर शाह। और जिन मुगलों को हरा दिया था नादिर शाह ने, और जो फारसी शासक थे तो ये विजयी रहे थे इस युद्ध में। नादिर शाह इसमें युद्ध में विजयी रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन एक साथ बनते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे से आप समझ लीजिए। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, और मुगल बादशाह थे और जो है फारसी शासक थे, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। मुगल बादशाह की तरफ से मोहम्मद शाह थे और फारसियों की तरफ से नादिर शाह थे। इनमें से नादिर शाह की विजयी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और खालिस्तान के बीच में हुई। देखो, एक क्वेश्चन क्लियर कर लिया तो अगले क्वेश्चन सारे आपको आ जाएंगे। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है, यहाँ पर हमारी करनाल का युद्ध दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारी पानीपत की, यहाँ पानीपत की जगह आपको लिख दिया जाए कि करनाल का जो युद्ध हुआ था, यहाँ एक शासक का नाम दे देंगे, दूसरे का आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर हम दोनों याद कर चुके हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी? मराठों के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो आएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा बी, मराठी शासकों के बीच में हुई थी, जिसमें से जो मराठे थे वो हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली इसमें से जीत गए थे। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, तीसरी लड़ाई 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? जैसे कि हमने अभी अभी किया है, 1761 में हुई थी। ऐसे ही एक क्वेश्चन को अगर डिटेल से हम देखते हैं, हर तरह से देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, तो हमारे सारे क्वेश्चन ठीक होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर 1761 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते थे? तो वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन को क्या कहते थे? तो खेती वाली ज़मीन को कहते थे वर्षा आधारित बारानी। बारानी को कहते थे किसको? मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन को बारानी के नाम से जानते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्न संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने निम्न संधि के तहत, कौन सी संधि के तहत? निम्न संधि के तहत किसको? हरियाणा को किससे? मराठों से प्राप्त किया था। जो ये कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने निम्न संधि की थी जिसमें हरियाणा को मराठों से प्राप्त कर लिया था। तो वो संधि का नाम आपको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर रहेगा ए, सर्जियन गांव की संधि। सर्जियन गांव की संधि हुई थी, जो कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 1803 में यह संधि हुई थी, सर्जियन गांव की संधि, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों से प्राप्त कर लिया था हरियाणा को। निम्न संधि इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो हरियाणा में जो क्रांति शुरू हुई थी वो अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? बिल्कुल डिटेल में शुरू से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स। वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा, सारे क्वेश्चन डिटेल में हैं अपने।
वीडियो ज़रा सी भी आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना प्लीज़। यहाँ पर 16 क्वेश्चन क्या है और हमारी यहाँ क्लास रहने वाली है डेली, तो आप बने रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। अम्बाला इसका आंसर रहेगा। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? अम्बाला का कलेक्टर था। कौन था? विलियम फोर्ड। 1857 की क्रांति के दौरान अम्बाला का कलेक्टर था, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताएं। वल्लभगढ़ का अंतिम राजा कौन रहा था और जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था, शहीद भी हुआ था और वल्लभगढ़ का अंतिम राजा भी था? तो इसका नाम था नाहर सिंह। नाहर सिंह वल्लभगढ़ के अंतिम राजा थे जो कि 1857 की क्रांति के दौरान शहीद भी हुए थे। 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए। तो ये क्षेत्र थे, ये नेतृत्वकर्ता थे। तो बिल्कुल सही यहाँ पर सम्मेलन कर रखा है पहले से ही, आप बस याद कर लीजिए इनको। पानीपत है, इसके नेतृत्व करने वाले इमाम अली कलंदर थे, इमाम अली कलंदर थे। और रोहतक के थे बिसारत अली। हिसार के थे मोहम्मद आजिम। कौन थे? हिसार के थे मोहम्मद आजिम। अम्बाला के थे मोहन सिंह। अम्बाला मोहन सिंह। तो याद रख लीजिए, नेतृत्वकर्ता पानीपत के थे इमाम अली कलंदर। इमाम अली कलंदर। मोहम्मद रोहतक के थे बिसारत अली। हिसार के थे मोहम्मद आजिम। अम्बाला के थे मोहन सिंह। तो आंसर इसका रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं रहते हैं फ्रेंड्स अब पेपर में, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान दें आप। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ये हर एक पेपर में आने लगे हैं, तो इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, तो इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए साथ साथ। 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? जो 6 अप्रैल 1919 को था रोल्ट एक्ट के विरोध में। कौन से एक्ट के विरोध में? रोल्ट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो ये बड़ी कॉन्फ्रेंस रोहतक में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रोहतक में 6 अप्रैल 1919 में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी रोल्ट एक्ट के विरुद्ध। वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का विरोध कहाँ पर हुआ था? तो 1919 में रोल्ट एक्ट का विरोध हुआ था। 1919 में कहाँ पर हुआ था? ये रहा था हिसार में। वर्ष 1919 में सबसे पहले रोल्ट एक्ट के रोल्ट एक्ट का विरोध कहाँ पर हुआ था? हिसार में हुआ था। और 1919 में 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? कॉन्फ्रेंस रोहतक में हुई थी और विरोध हुआ था स्टार्ट हिसार से। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा था? तो यहाँ पर असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसके दौरान जो है हरियाणा में किसने राय बहादुर का पद छोड़ा था? तो इसका आंसर रहेगा लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में राय बहादुरी का पद छोड़ा था, लाला मुरलीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? तो जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? छोटू राम चौधरी ने। ठीक है, चौधरी छोटू राम ने जमींदारी लीग की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा एक लैंडलॉक राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित। लैंडलॉक का मतलब क्या है? लैंड को लॉक कर दिया गया, मतलब पूरी तरह से यह धरती से ही घिरा है, मतलब आसपास कोई समुद्र नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लैंडलॉक राज्य के नाम से जानते हैं। और इसके अक्षांश हम यहाँ बताने हैं। तो इसके अक्षांश क्या रहेंगे? तो इसके अक्षांश रहेंगे 27 डिग्री 39 इंच और 30 डिग्री 55 इंच।
तो डी इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? तो कौन सा कथन इनमें से सही है? हरियाणा 74 डिग्री 27 इंच 8 या 77 डिग्री 36 इंच पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर दे रखे शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण भाग में आती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, केवल ए। नेक्स्ट है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप अंत तक वीडियो में बने रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, आपने कंप्लीट वीडियो देखी और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और डेली अपनी यहाँ पर क्लास रहने वाली है। 25 क्वेश्चन हमारी आज की हो चुके हैं, कल की क्लास में 25 रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।